हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो यार लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ को कंप्लीट किया था, तो आज हम देखने जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो स्फीयर और अ सेल। मतलब हम किसी देखो स्फीयर की बात करें तो स्फीयर जो है वो दो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है होलो, एक होता है होलो और दूसरा होता है सॉलिड। इस जो होलो को हम थिन सेल भी कह देते हैं। तो भाई इतने स्फीयर हैं। अब होलो के भी दो होते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड के भी दो होते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो भाई आपके सिलेबस में एक होलो स्फीयर और सेल उसके दोनों हैं, और सॉलिड का कंडक्टिंग भी अगर हम पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। होलो या सेल के दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो हो। उसके बाद सॉलिड भी है अगर तो उसका कंडक्टिंग होना चाहिए। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज रिजाइड्स एट स्फीयर। मतलब तीनों ही में क्या होता है, जैसे ये है, यहाँ हमने कोई चार्ज क्यों दिया तो वो पूरा चार्ज जो है यहाँ पर यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चाहे होलो के कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कोई सा भी हो, उसी को हम थिन सेल भी कहते हैं। चाहे सॉलिड का कंडक्टिंग हो, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, चार्ज रिजोल्यूट हो जाता है, यानी तीनों के लिए हम सेम तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग में, इसमें अगर हमने कोई चार्ज दिया तो वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम ये एक केस करेंगे जो इन तीनों को कवर करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर के लिए। तो अब यार स्फीयर है अगर, तो मान लो ये स्फीयर है, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस आर हो गई। तो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं? एक तो इस स्फीयर के बाहर कहीं पर भी बाहर कितनी होगी? ठीक है, पहला आउटसाइड। फिर अंदर भी तो निकाल सकते हैं, तो एक हम इनसाइड भी निकालेंगे कि अंदर चाहे जहां भी ले लो इनसाइड कितनी फील्ड होगी। फिर तीसरा हम सरफेस पर भी देख सकते हैं कि सरफेस पर कितनी होगी। तो ऑल टुगेदर हमें तीन जो है इसके केस पढ़ने हैं। एक, जब हम उस किसी पॉइंट को आउटसाइड द स्फीयर लें और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। दूसरा कि अंदर की साइड के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। तीसरा कि सरफेस पर एक्सप्रेशन क्या होगा। तो भाई इसमें से जो आपको नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं कि आउटसाइड द स्फीयर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक स्फीयर बना लिया। ठीक है, लेट से ये स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है, आर। अब इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया? क्यू चार्ज। तो तुम्हें पता है कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ये सारे चार्ज को सरफेस पर रिजाइड कर देगा। ये सारा चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ये पूरा चार्ज जो है वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना होता है कि भाई हम गॉस लॉ पढ़ के आए हैं, और गॉस लॉ से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम इन सभी को गॉस लॉ की एप्लीकेशन से निकालेंगे। तो यार गॉस लॉ लगाना है अगर, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। तो हम क्या करें कि इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने पी लिया, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, ये आउटसाइड द स्फीयर हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो जहां निकालनी है वहां पर एक गॉसियन सरफेस बना लो। जहां पर भी हमें निकालना है उधर पे ही एक गॉसियन सरफेस बना लो। अब गॉसियन सरफेस 3D होना चाहिए और जो है क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो इसके अराउंड इसके सिमेट्रिकल तो यही बन सकता है। तो हमने यहाँ पर एक और गॉसियन सरफेस बनाया जो कि स्फीयर है, और इस पॉइंट की पी की डिस्टेंस यहाँ से जो हमने ली वो आर डिस्टेंस ली। कितनी ली? आर। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई। भाई एक स्फीयर लेना है, उसके बाहर कोई पॉइंट पी लिया, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ एक गॉसियन सरफेस बना दो, बना दिया। इस पॉइंट पी की डिस्टेंस इससे आर हो गई। पूरा चार्ज जो है वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो भाई इतनी चीज़ें हमें क्लियर है। अब देखो जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी भी होगी। तो एरिया के लिए हम सिग्मा लेते हैं चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिग्मा ले लिया। अब हम करने क्या वाले हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले हैं,
और फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है जो कि कितना होता है आप लोग जानते होंगे, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और एक फ्लक्स निकालने का गॉस लॉ क्या कहता था, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दो तरीके से हम ये निकालेंगे, और क्योंकि फ्लक्स इसी का है तो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, इस सरफेस पे कहीं पर भी जैसे यहाँ निकालना था तो हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, ठीक है। देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मतलब किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होके निकली। तो यार हम एक काम करते हैं, यहाँ से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस तो जा ही रही होगी। तो इस फील्ड की लाइन जो है, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है 90 डिग्री पे। तो यानी ये कितनी डिग्री पर जाएगी, 90 पे। अच्छा दूसरा क्या, हमें एरिया का वेक्टर निकालना है। तो एरिया वेक्टर भी कैसे निकलता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर इधर होगा, अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर इधर। तो ये सरफेस है, छोटा सा एरिया लिया, इस सरफेस पर कितना जाएगा एरिया वेक्टर, ये भी ऊपर जाएगा। यानी दोनों 90 डिग्री पर जा रहे हैं इस सरफेस से, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, क्योंकि दोनों इससे 90 डिग्री पे, यानी आपस में दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो इनके बीच का थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यार सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने लिखा कि लेट देयर बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमने एक आर रेडियस का सरफेस या आर रेडियस का स्फीयर मान लिया। तो लेट क्यू चार्ज इज गिवन टू द स्फीयर, इस चार्ज को हमने माना क्यू चार्ज गिवन है, और वो चार्ज कहाँ आ जाएगा, पूरा सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये होलो स्फीयर है और उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कुछ ना कुछ इसकी चार्ज डेंसिटी होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, तो वो कैसे निकालें, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। तो लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। उसके बाद में कंसिडर, अब देखो हमें आउटसाइड द स्फीयर लेना है, तो कंसिडर अ पॉइंट पी एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और ये कहाँ लेना है हमें, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर ये पॉइंट पी कंसिडर करना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, हमें पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एट पी ड्रॉ आ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ आ गॉसियन सरफेस। अब हमें यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाना है, क्योंकि हम फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना दी। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो थ्योरी है उसके बाद हम इसका मेन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप नोट कर लीजिए। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से, इस गॉसियन सरफेस से। तो द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो ये फ्लक्स निकालना चाहते हैं हम। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है भाई, क्या होता है फ्लक्स, फाई टोटल इज इक्वल टू, देखो छोटा सा हमने छोटा एरिया एलिमेंट लिया, हम उसके लिए फ्लक्स निकालेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के लिए हमें मिल जाएगा। सो डी फाई टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, ई, क्योंकि ये तो हर जगह सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इंटू डी ए और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना है भैया, ई डी ए कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है दोनों के, 0, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं सरफेस से, मतलब दोनों आपस में पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल 0, यानी ये कितना हो जाएगा, ई डी ए, ठीक है। तो अब हम कर देंगे इंटीग्रेट, तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि जिसकी रिस्पेक्ट में वही आ जाता है, मतलब ये तो हो जाएगा फाइनाइट, और यहाँ से ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का, यानी ई और 1 का इंटीग्रेशन डी ए के साथ होगा। देखो डी फाई के साथ फाई बना, तो डी ए के साथ क्या बन जाएगा, ए, जहाँ पर ये ए क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर। कौन सा, गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर, क्योंकि हम फ्लक्स कहाँ निकाल रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस पर। तो ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई,
तो देखो यार क्या हुआ कि मैंने कैमरा ऑन करना भूल गया और ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो दोबारा से इसको मिटा करके एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, तो एक काम करते हैं हम इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं यार, ठीक है। वो थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा और मैं प्ले करना भूल गया। अब ये एरिया गॉसियन सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी थी स्मॉल आर। फ्लक्स निकाल लिया हमने एक बार। अब दूसरी बार फ्लक्स निकाल सकते हैं हम गॉस लॉ से, और क्योंकि दोनों फ्लक्स हैं तो दोनों कैसे होने चाहिए बराबर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 डाला। अब हमने गॉस लॉ लगाया, तो गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगा, फाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है गॉस लॉ, फाइनाइट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो था गॉस लॉ। तो हमने यहाँ पर लगा दिया क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू देखो यहाँ पर सिग्मा क्या थी, चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होता है क्यू बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो क्या सिग्मा ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने चार्ज की जगह सिग्मा ए लिख दिया, नीचे एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू, अब ये वाला एरिया तो स्फीयर का था, चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो हमने यहाँ पर स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, कैपिटल आर क्योंकि इसका रेडियस कितना था कैपिटल आर, नीचे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दोनों इक्वेशंस क्योंकि दोनों फ्लक्स हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम 1 2 से क्या करें दोनों को बराबर कर दें। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ से निकाला था, और नीचे क्या था एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई चला गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। अब देखो और इसमें क्या कर सकते हैं हम, 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही हमने किया तो ऊपर क्या हो गया ये सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होती है कांस्टेंट के, जो कि किसका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, तो हमने के रख दिया, के सिग्मा इंटू ये एरिया ए रख दिया अपॉन आर स्क्वायर, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो होप आप लोग को आउटसाइड द स्फीयर समझ आ गया होगा। यार मैंने प्ले बटन ऑन करने से पहले मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया, मुझे याद नहीं रहा तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो यार कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरा केस पढ़ेंगे जो कि क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर। तो यार देखो सेकंड केस क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द स्फीयर। तो यार इस बार हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, जिसका सेंटर ये हो गया और यहाँ से इसकी रेडियस जो कि पहले थी कैपिटल आर। अब हमें अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यार इसको मान लो तुमने क्यू चार्ज दे दिया, तो ये क्यू चार्ज क्योंकि ये होलो स्फीयर है तो पूरा क्या होगा सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यार इस चार्ज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो सरफेस, ये पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो देखो ये होलो के दोनों हो और सॉलिड का भी अगर कंडक्टिंग है तो उसकी भी यही प्रॉपर्टी है, इसीलिए तीनों के लिए एक ही केस पढ़ते हैं। और चौथा केस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यार हमने अंदर की साइड कोई भी कहीं पर भी एक पॉइंट पी ले लिया, इस पी पॉइंट पर अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करें, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। तो हमने ये गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है, और इस P की डिस्टेंस इधर से कितनी है स्मॉल r, ये पूरा स्फीयर जो है उसकी रेडियस r है। Q पॉइंट से एक r डिस्टेंस पर P पॉइंट लिया, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं और एरिया में यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके 90 डिग्री पर, मतलब फील्ड ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पे जाएंगी। अच्छा इधर इस छोटे से एरिया डीए के लिए अगर हम एरिया वेक्टर निकालें तो वो भी क्या सरफेस से 90 डिग्री पर जाता है। आप लोगों को मालूम है कि कहीं पर भी एरिया वेक्टर निकालना है तो सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगा। जब ये दोनों इस सरफेस के 90 डिग्री पर हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, पैरेलल, दोनों यहाँ से 90 डिग्री पर जा रहे हैं तो यानी ये दोनों तो पैरेलल हैं, और दोनों पैरेलल हैं तो उनके बीच का, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यार देखो हमने क्या किया, हमने एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस कितनी थी r, उसको q चार्ज दे दिया। अब ये चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एक पॉइंट कंसिडर किया p, जो कि कहाँ लेना है हमें, इस बार इनसाइड द स्फीयर, और इस p पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो यार अब हम देखो क्या करें,
हम निकालें यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स। तो यार इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, क्योंकि ये छोटा सा एरिया है तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, और इनके बीच का एंगल कॉस थीटा, तो कॉस कितना है 0। भाई फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ई ले ली और एरिया छोटा सा लिया डी ए, इसीलिए ये जो फ्लक्स है वो भी छोटा है, फिर बाद में इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा जुड़ करके कंप्लीट हो जाएगा। इनके बीच का एंगल कितना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, यानी ये बन जाएगा ई डी ए। अब टोटल निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर दो, तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। तो डी फाई देखो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 का इंटीग्रेशन डी फाई के साथ क्या होगा, फाई नेट या फाई टोटल। यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी ये बन जाएगा ई डी ए। और क्योंकि ये गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल, और जिसकी डिस्टेंस कितनी है, रेडियस आर, तो इसकी वैल्यू रख दो, तो फाई नेट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब क्या करें, अब हम गॉस लॉ भी तो लगा सकते हैं, तो गॉस लॉ लगा करके हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो यार बाय गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यार इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो भाई ठीक है, फाई निकाल रहे हैं हम, तो फाई टोटल इज इक्वल टू, एक सेकेंड, क्यू इनसाइड, तो इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज इनसाइड द स्फीयर। तो यार इस वाले सरफेस के अंदर, अभी देखो पिछले पॉइंट में हमने आउटसाइड लिया था, ये जो पॉइंट था वो आउटसाइड लिया, तो उसके लिए जब हम क्यू इनसाइड देखेंगे तो हमें पता है कि चार्ज यहाँ पर था, लेकिन जब ये पॉइंट पी अंदर है तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि ये जो चार्ज था वो यहाँ है ही नहीं, ये पूरा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ कोई चार्ज है क्या, नहीं है, यहाँ चार्ज कितना है 0, तो हम इसकी जगह 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाएगा 0, क्योंकि क्यू इनसाइड अंदर की साइड चार्ज है ही नहीं, क्योंकि ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस बार ये पॉइंट हमने अंदर लिया है, अंदर लिया दैट मीन्स इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। यानी कितना आया, फाई नेट या फाई टोटल, फाई टोटल आया 0, और ये क्वेश्चन नंबर 2। यार इसकी वजह से यार देखो फ्लक्स है तो दोनों बराबर, इसका मतलब कि फ्लक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इनसाइड चार्ज कितना है 0। तो यार 0, ये यहाँ से क्या निकला था, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0। यानी हम याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितनी होगी, हमेशा 0। ठीक है, तो होप सो सेकंड केस आपको समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर या इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ पर स्फीयर भी लिख सकते हैं, कंडक्टर भी लिख सकते हैं, कितनी होगी 0, क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड कितना हो रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, बाहर लिया था तो अंदर ये चार्ज मिल रहा था, जब ये पॉइंट अंदर ले लिया तो गॉसियन सरफेस भी यहाँ बनी, अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना चार्ज था वो सारा बाहर सरफेस पर रहता है। तो यार होप सेकंड केस भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, तीसरे में कुछ भी नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, तो तीसरा पॉइंट करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो यार सरफेस पर क्या होगा, देखो ये सेंटर है, ये रेडियस r है, यहाँ अगर कोई पॉइंट लोगे तो वो r होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस बन रही हैं, यानी इस r को इस r के बराबर होना चाहिए। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, k क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर ये r क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पॉइंट। तो यार ये डिस्टेंस क्या रेडियस के बराबर है, यानी यहाँ पर r रख दो, k क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है सरफेस पर, इसीलिए हम इसको अलग से नहीं पढ़ते हैं, जनरल केस है ये। ठीक है, तो होप यार ये तीसरा केस भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। यार अब हम ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं, हम इसके लिए ग्राफ बना करके देखते हैं। तो ये ग्राफ किसका बना रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, E वर्सेस R, E वर्सेस R, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ओरिजिन है, मतलब डिस्टेंस 0 होगा, यहाँ हमने एक काम किया, स्फीयर बना दिया और इसके सामने एक पॉइंट लिया, ये देखो
एट सरफेस हो गया, क्या हो गया, एट सरफेस। इसके इधर क्या होगा, इधर की डिस्टेंस मतलब रेडियस से कम, सरफेस पर r बराबर r। इधर क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर, और इधर क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर। ये आउटसाइड, ये इनसाइड। तो यार देखो, एक पॉइंट हमने लिया कहां पर, जहां पर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। तो जब ये हो गया तो मतलब सरफेस पर है। सरफेस पर कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो रेडियस है वो आर के बराबर है। अच्छा, इसके अंदर तो जीरो होती है, अंदर कितनी होती है, जीरो। मतलब यहां से यहां तक तो जीरो रहेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन वाई एक्सिस पर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जीरो है। डिस्टेंस बढ़ेगी पर वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वो जीरो है। तो यहां से यहां तक ग्राफ कहां चलेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी पर ये जीरो, मतलब वाई पर जीरो रहेगा। उसके बाद जैसे ही सरफेस पे आया तो एकदम से क्या बन गई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एकदम से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी हो गई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब अब ये ग्राफ जो है इस आर डिस्टेंस पर, जहाँ रेडियस और डिस्टेंस दोनों बराबर हो रहे हैं, वो एकदम से राइज कर गया। यहाँ से जीरो पे चल रहा था, यहाँ से सीधा इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद देखो आउटसाइड, तो क्या आउटसाइड के लिए जब हमने निकाली थी के सिग्मा ए बाई आर स्क्वायर आई थी, यानी ये क्या है, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ज़्यादा नंबर से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। यानी ये डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, आउटसाइड जाते जाओगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होती जाएगी। मतलब यहाँ से धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, किसके लिए, स्फीयर के लिए। अंदर जीरो, यानी जीरो से आर डिस्टेंस यानी रेडियस तक, तो ये वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो यहाँ पर ये कितना रह गया, ये जीरो रह गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर आर जो कि डिस्टेंस है। जैसे ही रेडियस पे आया तो एकदम से राइज हुआ और हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर पे पहुंचा। उसके बाद देखो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, ये नंबर बढ़ेगा तो ये कम होगा। यानी इसके बाद ये धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वाई एक्सिस पर फिर से नीचे आता चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनता है। होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यार अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।